नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी में हूं आपके साथ अमृता। नजर सुर्खियों पर। 37 साल बाद सीपीएम का महाधिवेशन आज से कोलकाता में संगठन और भावी रणनीति पर होगी चर्चा। पार्टी ने दिए कांग्रेस से गठबंधन के संकेत। 3 राज्यों में विधान परिषद की 39 सीटों के लिए चुनाव आज। कर्नाटक की 25, महाराष्ट्र की 8 और तेलंगाना की 6 सीटें। सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान। बिहार के दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या पर गरमाई राजनीति। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य सरकार ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। व्यापम घोटाले में पहला फैसला। इंदौर स्पेशल कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई सजा। पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा में जालसाजी के दोषियों को 3-3 साल की कैद। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गिरा पारा। शीतलहर से आम जनजीवन पर असर। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किल। सीपीएम का विशेष महाधिवेशन या प्लेनम आज से कोलकाता में शुरू हो रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस महाधिवेशन में पार्टी के संगठन और राजनीतिक लाइन पर चर्चा होगी। इसमें सेंट्रल पोलित ब्यूरो सदस्यों समेत 400 से ज्यादा पार्टी नेता शामिल हो रहे हैं और इसी बीच सीपीएम ने जरूरत पड़ने पर कांग्रेस से भी गठबंधन के संकेत दिए हैं। कोलकाता का ब्रिगेड परेड मैदान आज होने वाली सीपीएम रैली के लिए पूरी तरह तैयार है। रैली के साथ ही पार्टी का विशेष महाधिवेशन शुरू हो जाएगा और इसमें पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। How do we strengthen our organizations? What are the new methods that we'll have to employ? How do we reach out to the vast mass of Indian people, irrespective of their religion? These are the concrete issues that we will be discussing in the plenum and taking the appropriate decisions. महाधिवेशन में पार्टी नेतृत्व की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने पर भी बात होगी। सीपीएम की भावी राजनीतिक लाइन भी इसी महाधिवेशन में तय होनी है। पार्टी के अखबार में लिखे लेख में सीताराम येचुरी ने लचीली राजनीतिक लाइन को वक्त की जरूरत बताया। पार्टी महासचिव के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस के उभार से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। To move towards forging a unity of left and democratic forces as an alternative to the current policies being pursued by the ruling class parties like the Congress and the BJP. 37 साल बाद सीपीएम इस तरह का महाधिवेशन कर रही है। इससे पहले ये कवायद सल्किया में 1978 में हुई थी। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी इसे अहम माना जा रहा है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। आज 3 राज्यों की 39 विधान परिषद की सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें कर्नाटक की 25 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इस चुनाव में 8 महिलाओं समेत 125 उम्मीदवार मैदान में हैं। नतीजे 31 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की 8 सीट और तेलंगाना की 6 सीटों पर भी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि वोट डालेंगे। मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। वहीं कांग्रेस ने शानदार सफलता हासिल की है। पार्टी को 5 निकायों में जीत मिली है। कांग्रेस ने शाजापुर नगरपालिका परिषद और धामनोद, ओरछा, भेड़ाघाट और मंजोली नगर परिषदों के अध्यक्ष पद जीत लिए हैं। बीजेपी की महज 3 निकायों में विजय हुई है। बीजेपी को सीहोर, मंदसौर और शाहगंज में जीत मिली है। इनके लिए 22 दिसंबर को वोट डाले गए थे। पिछले दिनों कांग्रेस ने झाबुआ रतलाम संसदीय उपचुनाव में भी जीत हासिल की थी। पार्टी ने ये सीट बीजेपी से छीनी थी। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश से पतन और कांग्रेस के अरुणोदय का प्रतीक है, मगर गर्व की इस अभिव्यक्ति में हम संकल्प और शपथ को भी खोज चुके हैं।
पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पद संभालने के बाद ही दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करने का सिलसिला जारी है। कल आम आदमी पार्टी के 21 नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल से जुड़े 34 नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये काफी अहम माना जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले संगरूर में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में शनिवार को आम आदमी पार्टी के 21 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं एसजीपीसी सदस्य इंद्रमोहन समेत शिरोमणि अकाली दल के 2 दर्जन से ज्यादा नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस बार पार्टी 6 महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। देखो, जितने वोटर डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में स्ट्रेंथ है ना, तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जितनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसमें जीतने के चांसेस और हो जाएंगे पार्टी। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने को उनका निजी फैसला बताया। लाल सिंह जी ने सही तरीके से कहा कि 3 बार हार गया, he has lost from पलत, and he feels that his chances of winning आम आदमी के साथ उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, शायद इसलिए चला गया। It's only self motivation, nothing else. I don't think ideology से उनके साथ। शुक्रवार को चंडीगढ़ में खैरा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। हाल ही में कांग्रेस ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई बदलाव किए हैं। प्रताप सिंह बाजवा को हटाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया है। वहीं पार्टी संगठन में कई और बदलाव किए गए हैं। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी को पार्टी की प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को अभियान समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश व्यापम भर्ती और दाखिला गड़बड़ी मामले में इंदौर की कोर्ट ने 2 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। व्यापम मामले में विशेष अदालत का ये पहला फैसला है। पशुपालन के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए व्यापम ने 19 मई 2013 को परीक्षा आयोजित की थी। इंदौर के एक परीक्षा केंद्र में प्रकाश बारिया ने अपनी जगह अक्षत सिंह राजावत को बतौर उम्मीदवार बैठाया था। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में अदालत के सामने 11 गवाह पेश किए गए थे। व्यापम से जुड़े दूसरे मामलों की सीबीआई जांच कर रही है। इसमें 420 में 3-3 वर्ष की दोनों को और 500 रुपये के अर्थदंड से, और परीक्षा अधिनियम की धारा 3/4 में 2-2 वर्ष की और 500 रुपये के अर्थदंड की, तथा 465 में 1-1 वर्ष की और 500 रुपये अर्थदंड। इस प्रकार से सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। बिहार पुलिस दरभंगा में इंजीनियरों की हत्या करने वालों की तलाश में जुटी हुई है। शनिवार को हथियारबंद बदमाशों ने 2 इंजीनियर्स की दिन दहाड़े हत्या कर दी। 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए अपराधियों ने निजी सड़क निर्माण कंपनी के कर्मचारियों पर उस वक्त गोली मार दी जब वो सड़क निर्माण का मुआयना कर रहे थे। हमले के बाद ब्रजेश कुमार और मुकेश कुमार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये मामला रंगदारी वसूलने से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने धमकी मिलने पर कुछ दिन पहले ही पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। वहीं इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। देखिए, जब से नई गठबंधन की सरकार बनी है तब से अपराध के ग्राफ बहुत तेज हो गए, बढ़ गए। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, प्रशासन पंगु दिखाई पड़ता है, और अपराधियों को लगता है कि सत्ता का संरक्षण हमको प्राप्त हो सकता है। और यही कारण है कि लगातार अब तो संगठित अपराध बढ़ते जा रहे हैं। एक गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है, अतः ये तय है कि अगर जो भी अपराधी हैं वो पाताल में हो, आसमान में हो, उन्हें ढूंढ के लाया जाएगा, क्योंकि कानून का राज यही होता है और बिहार की सरकार ने उसको जल्द से जल्द साबित करके दिखा देना है। हैदराबाद के 3 युवकों को एटीएस ने आईएस से संबंध होने के शक में नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। इन्हें तेलंगाना पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में पकड़ा गया। पीटीआई ने आतंकवाद निरोधी दस्ते के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि ये युवक
श्रीनगर जाने की योजना बना रहे थे। महाराष्ट्र एटीएस ने तीनों लड़कों को तेलंगाना एटीएस को सौंप दिया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक सफर यादों की दरीचे से कि माँ वॉज रियली स्ट्रगलिंग, बट शी नेवर, उन्होंने कभी हमें ये फीलिंग नहीं दी कि मुश्किल है, तुम लोगों को पाल रही हूँ, ये फीलिंग कभी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। जिन्होंने तय किए अपनी मंजिल के संगे मील बहादुरी के साथ। ऑटो रिक्शा लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, बस से ट्रैवल करती थी हर जगह, अपनी क्लास के लिए, अपने ओडिसी के लिए, भरतनाट्यम भी किया करती थी। मिलिए शख्सियत में ओडिसी नृत्य की दुनिया की मकबूल हस्ती किरण सहगल से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। दुष्यंत को देश की जनता ने कभी छोड़ा नहीं। उसे कोई सरकारी पुरस्कार नहीं मिला, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी चीज है। दुष्यंत की यादों के साथ देखिए उनकी नजर, उनका शहर, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा है। सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उधर अमेरिका, चीन और संयुक्त राष्ट्र ने नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की मुलाकात का स्वागत किया है। कांग्रेस ने सरकार की पाकिस्तान नीति को भटका हुआ बताया है। पार्टी नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए जो शर्तें रखी गई थीं, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई है। कि इन 3-4 महीनों में मोदी जी मिले हैं रूस के पुतिन से, अमेरिका के ओबामा से, ब्रिटेन के कैमरॉन से और फ्रांस के होलैंड से, और इन सब लोगों ने उनको कहा होगा कि हम आपको क्या मदद दे सकते हैं, जबकि आप खुद पाकिस्तान के साथ बात नहीं करते हो। तो इस प्रकार का दबाव बनाया गया और नतीजा ये कि इन्होंने तय किया कि हम बात करेंगे। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के आरोपों को संकीर्ण सोच का परिणाम बताया। सारे विश्व ने इसको सराहा है और इतना सहज भाव से दोस्ती का पुल बांधना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लंबे समय तक देश के काम आएगा और ऐसे में कांग्रेस की टिप्पणी बहुत ही यानी छोटी संकीर्ण सोच का परिचय है और इसलिए देश भर में किसी ने कांग्रेस की सोच को रिपीट नहीं किया। उधर अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बेहतर रिश्तों का पूरे दक्षिण एशिया को लाभ मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने उम्मीद जताई कि रिश्तों में नई गर्मजोशी जारी रहेगी। अफगानिस्तान से लौटते वक्त शुक्रवार को प्रधानमंत्री लाहौर में नवाज शरीफ से मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब से छुड़ाए गए 3 भारतीय कामगार शनिवार तड़के केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम पहुंच गए। इन युवकों के मुताबिक इन्हें यमन में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें सऊदी अरब में जबरदस्ती एक ईंट भट्टे के काम में लगाया गया। इन लोगों के साथ उनका मालिक ने मारपीट भी की थी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद इन्हें बचाने की मुहिम शुरू की गई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मसले को सऊदी अरब के सामने उठाया था। पहाड़ों से लेकर पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। लेह में तापमान -10.2 डिग्री दर्ज किया गया, तो हरियाणा का नारनौल सबसे ठंडा इलाका रहा। कोहरे की वजह से सड़क, हवाई और ट्रेन यातायात पर भी असर पड़ा है। कहीं अलाव का सहारा तो कहीं चाय की चुस्कियां। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोग ठंड का कुछ इसी तरह मुकाबला कर रहे हैं। शिमला में जहां 1 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने से ठंड बढ़ी है, वहीं घाटी में भी पारा लगातार कम होता जा रहा है। लेह में तापमान -10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं श्रीनगर में -3.2 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है।
दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, तो वहीं राजस्थान के चूरू में 1.7 और माउंट आबू में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा के नारनौल में भी ठंड ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 1.5 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि हिसार 3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ कांप रहा है। बात अगर पंजाब की करें तो अमृतसर में 3.2 डिग्री और चंडीगढ़ में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कोहरे की वजह से उत्तर पूर्व भारत में कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इससे मुसाफिरों को भी खासी परेशानी हो रही है। सभी ट्रेनें यहाँ पे लेट आ रही हैं, तो मान लीजिए हमको क्लास करना है, इंटरव्यू देने जाना है या दवा कराने जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, तो वहाँ पे मतलब 6-7 घंटा ट्रेन लेट आ रही है, तो बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। हालांकि दिन में धूप के निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन ठंडी हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिनों में बारिश हो सकती है, जो ठंड को और बढ़ा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इराकी सुरक्षा बलों ने रमादी के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी नेतृत्व में गठबंधन सेना के हवाई हमलों से भी सेना को मदद मिल रही है। रमादी में सेना का आगे बढ़ना आईएस आतंकियों के लिए बड़ा झटका है। इराक के रमादी में सुरक्षा बलों और आईएस के बीच लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इराकी सेना ने रमादी को 3 तरफ से घेर दिया है। वहीं अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों से भी इराकी सुरक्षा बलों को काफ़ी मदद मिल रही है। تقدمت قطاعاتنا باتجاه منطقة الحميرة ثم مركز المدينة اللي هو مفتاح تحرير مدينة الرمادي بالكامل من 3 اتجاهات، هو حي الأرامل وحي الضباط अनबार प्रांत की राजधानी रमादी पर इस साल मई में आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर इस शहर पर कब्जे के लिए सेना ने नवंबर में अभियान शुरू किया था। रमादी पर सेना का कब्जा आईएस के खिलाफ बड़ी सफलता होगी। इराकी सुरक्षा बलों के मुताबिक रमादी में जीत के बाद सेना देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल में आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एक नज़र देश और दुनिया की कुछ और खबरों पर। दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में 3 ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन पर फर्जी पते के आधार पर ऑटो परमिट जारी करने का आरोप है। दरअसल सम विषम नियम को लागू करने की योजना के तहत 1 जनवरी से 10,000 नए ऑटो सड़क पर उतारे जाने हैं, जिसके लिए परमिट देने का काम चल रहा था। सरकार ने इस मामले को विजिलेंस विभाग को दे दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र में डूब रहे मालवाहक जहाज से 8 लोगों को बचा लिया है। ये सभी लोग गुजरात के रहने वाले हैं। हादसे के वक्त कोस्ट गार्ड की टीम 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर पेट्रोलिंग कर रही थी। जहाज पोरबंदर से केरल के बेपोर जा रहा था। शुक्रवार देर रात आए भूकंप की वजह से पाकिस्तान में 90 लोग घायल हो गए। 6.5 की तीव्रता के भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदकुश इलाके में था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग रेलवे की संपत्ति की लूट और तोड़फोड़ में शामिल थे। इन्होंने 25 अक्टूबर को भांसी कामालूर रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे लाइन को बाधित किया था और उसमें बैठे कर्मचारियों को लूटकर OHE रेल वैगन में आग लगा दी थी। बीजेपी विधायक संगीत सोम को आतंकी संगठन ISIS से धमकी मिली है। शनिवार सुबह धमकी देने वाले व्यक्ति ने चिली से फोन करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी। विधायक ने इस धमकी की शिकायत सुरक्षा एजेंसियों और IG से कर दी है। एयर इंडिया अब कम वक्त की घरेलू उड़ानों में सिर्फ शाकाहारी भोजन ही परोसेगा। इस तबके में 60 से 90 मिनट की फ्लाइट को शामिल किया गया है। ये नया फैसला 1 जनवरी से लागू होगा। दिसंबर 2004 में आई सुनामी को शनिवार को 11 साल पूरे हो गए। हिंद महासागर में उठी सुनामी लहरों ने भारत सहित कई देशों को प्रभावित किया था। इस मौके पर चेन्नई में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। नैनीताल में चल रहे विंटर कार्निवल का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कार्निवल में पहाड़ों की लोक संस्कृति और परंपरा भी देखने को मिल रही है। इससे सैलानी काफी खुश हैं। पहाड़ों पर सैलानियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार अगले साल से पूरे राज्य में इसके आयोजन की योजना बना रही है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग की वजह से 100 से ज्यादा मकान तबाह हो गए। आग विक्टोरिया प्रांत के ग्रेट ओशन रोड इलाके में लगी, जिसे बुझाने के लिए दमकल के सैकड़ों कर्मचारियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। ये आग पिछले हफ्ते लगी थी। शनिवार को मशहूर अभिनेत्री साधना का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
उनकी अंतिम यात्रा में सलीम खान, हेलन, रजा मुराद समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां मौजूद थीं। साधना का लंबी बीमारी की वजह से शुक्रवार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया था। और अब बात आपकी आवाज की। आपकी आवाज में आज का वीडियो मिला है हमें उत्तर प्रदेश से, जिसे भेजा है विनोद कुमार तिवारी ने। क्षेत्र को लोगों की सहूलियत के लिए सरकारी योजनाओं में हो रही देरी की वजह से उन्होंने इस वीडियो को तैयार किया है। क्या है ये पूरा मामला, आप भी देखिए। मेरा नाम विनोद कुमार तिवारी है। मैं यहीं के काफ़ी दूर, थोड़ी बगल ही दूर का रहने वाला हूं, जो कि मिल्कीपुर क्षेत्र में ये 100 शैय्या अस्पताल बनाने का निर्माण चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो कि आज भी अधूरा है। हमारा अनुमान है कि लगभग ये 12 वर्षों से आज के दिन तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। लोगों को, यहाँ के क्षेत्र के, मिल्कीपुर के क्षेत्र के लोगों को काफ़ी घंटों का सफ़र करके, जो कि फैजाबाद जाना पड़ता है इलाज के लिए। रास्ते में किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें हो जाती हैं लोगों को, जो कि रिस्क हो जाते हैं। वहाँ जिला अस्पताल फैजाबाद में उनको एडमिट करने के लिए भी दिक्कतें होती हैं, जिससे उनके ऊपर काफ़ी कठिनाइयाँ और जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द इसका निर्माण हो और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं दूर हो जाए। मिल्कीपुर तहसील के कुमारगंज में उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा अस्पताल बनवा रही है, जिसका काम पिछले कई सालों से चल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर न तो सरकार सजग नजर आ रही है और न ही अधिकारी, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये फैजाबाद जिले के मिल्कीपुर तहसील का सरकारी अस्पताल है। वैसे तो इस अस्पताल में इस वक्त मरीजों की भीड़ दिखनी चाहिए थी, लेकिन ये अभी भी अपने पूरे होने का इंतजार कर रहा है। मिल्कीपुर तहसील की बदहाली की कहानी जानने के लिए हमें एक दशक पीछे चलना होगा। इस बोर्ड को देखिए, इसमें अस्पताल के निर्माण की तारीख 2009 लिखी हुई है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये साल इसके पूरा होने का साल था। दरअसल सरकार ने 2006 में ही इसकी नींव रखने की घोषणा की थी। वादा ये भी किया गया कि 3 साल के भीतर यानी 2009 तक ये लोगों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन नींव रखने में 3 साल की देरी हुई तो इसकी लागत भी दोगुनी हो गई। इस अस्पताल को जहां पहले 9.5 करोड़ में बनना था, वहीं अब इसकी लागत 20 करोड़ पार कर गई है। बावजूद इसके अस्पताल के पूरा होने के आसार नहीं दिख रहे। अस्पताल जब से आया हुआ, अगर सरकार पैसे दे दी होती, अब तक कब से बनकर कंप्लीट हो गया होता, चालू हो गया होता। ये पेपर में जो निकलता है कि सरकार के पास बजट नहीं है, बजट आता नहीं है, बजट कब आता है, कब खत्म हो जाता है, किसी को इस चीज़ को किसी को मालूम नहीं। मिल्कीपुर की जनता पिछले 10 साल से 100 बेड के इस अस्पताल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वजह ये कि यहाँ एक भी अस्पताल नहीं है। सरकारी वादों और इरादों के बीच की दूरी यहाँ के लोगों का सब्र तोड़ रही है। क्षेत्रवासी यहाँ पे काफ़ी दुखी हैं। हॉस्पिटल न चल जाने से लोग यहाँ के बजाय फैजाबाद जा रहे हैं। अगर यहाँ पास का चल जाएगा, यहाँ 20-25 किलोमीटर में कोई सरकारी हॉस्पिटल इस तरह का नहीं है जिसमें सुविधाएं लोगों को मिल सकें। ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में हुई देरी पर आवाज नहीं उठाई गई, फाइलें नहीं घुमाई गईं, लेकिन प्रशासन अभी भी ठोस जवाब देने को तैयार नहीं। सरकारी संस्था जो भी है तो वो निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है और ऑलरेडी काफ़ी 80-85% बन चुका है और इनको जल्दी ही ये कार्य कंप्लीट कर लेंगे। एक तरफ जहां सेहत के बढ़ते बाजार और निजी अस्पतालों की मनमानी पर चिंता जताई जा रही है, वहीं ऐसे प्रयासों का यूं धूल फेंकना सरकारी कोशिशों की गंभीरता पर ही सवाल खड़े कर देता है।
अगर आपके पास भी है ऐसी ही कोई समस्या या आप भी बताना चाहते हैं कोई खबर, तो बनिए सिटीजन रिपोर्टर और भेजें अपनी रिपोर्ट आपकी आवाज़ @rstv.nic.in पर। मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खां उर्फ गालिब का आज जन्मदिन है। आगरा में जन्मे उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर मिर्ज़ा गालिब का जीवन अपने आप में संघर्ष की दास्तान थी। उनके बेफिक्र अंदाज को उस वक्त दुनिया ने तरजीह नहीं दी। उन्हें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की रहनुमाई मिली। आइए सुनते हैं गालिब की कुछ चुनिंदा गज़लें संगीत के दिग्गजों की आवाज़ों में। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। 37 साल बाद सीपीएम का महाधिवेशन आज से कोलकाता में संगठन और भावी रणनीति पर होगी चर्चा। पार्टी ने दिए कांग्रेस से गठबंधन के संकेत। 3 राज्यों में विधान परिषद की 39 सीटों के लिए चुनाव आज। कर्नाटक की 25, महाराष्ट्र की 8 और तेलंगाना की 6 सीटें। सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान। बिहार के दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या पर गरमाई राजनीति। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य सरकार ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। व्यापम घोटाले में पहला फैसला। इंदौर स्पेशल कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई सजा। पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा में जालसाजी के दोषियों को 3-3 साल की कैद। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गिरा पारा। शीतलहर से आम जनजीवन पर असर। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें।